हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अब आप सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करने के लिए और ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई है। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बोलता था ना कि इस बार भी 2023 में आपके हर सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपके हर विषय में, चाहे आप 10th में है या फिर 12th में है, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो हूबहू आपको एग्जामिनेशन हॉल में यही देखने को मिलेगा। और सामाजिक विज्ञान में पूछेगा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 40 का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, और आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं उसको बिना अनदेखा किए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ना। आपको पता है ना कि 14 फरवरी से आप सभी का पेपर होने वाला है और तीसरा दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना। तो अच्छे से बाबू देखना, इस बार आप लोग अच्छा रिजल्ट पाओगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 100 बढ़ गया है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बच्चा लोग पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन में तेज स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो याद रखना, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। देखिए क्या होता है ना, उन लोगों को यही गलती होता है, रूस का सामान टिक लगा देते हैं, क्योंकि सामान और सम्राट एक तरफ से दोनों एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए गलती टिक लगा देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत करना। ठीक है, तो रूस का सम्राट होगा रूस में जार का अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो था वो किस प्रकृति का था? ये 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्रांतिकारी आकृति का था। क्रांतिकारी आकृति का था, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। जबकि 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो बच्चा लोग 1920 ईस्वी में। याद रखना सभी लोग। देखो क्या करो, अगर आपको अभी याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्या करो, एक ही क्वेश्चन को नज़र पर बैठाओ, कम से कम नज़र पर बैठाओगे तो ऑप्शन देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन आपको दिमाग में रहेगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, कलकत्ता में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा, कलकत्ता में। ठीक है, आप सभी बच्चों को एक और ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, इस ऑफर को आप लोग ठुकराइएगा मत। जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे में तो सब देने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास टाइम कम बचा हुआ है, ये भी आप लोगों को पता है। तो देखिए, एक तो खुशी का माहौल है आप लोगों का कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा ना, तो आपका 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर 12th के आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले और 10th के छात्रों का सबका सब जारी कर दिया गया। 13 तारीख को रात्रि 11 बजे के समय में जारी किया गया था बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उस समय जितना डाउनलोड हुआ उतना डाउनलोड करके मैं अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुशी का माहौल है, तो 150 रुपये पेमेंट करके आप मेरे से पीडीएफ ले लीजिए। उस पीडीएफ को लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने में, क्योंकि वो ज़्यादा आपको 60% काम करेगा। 60 से 70% आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल बनेगा, यानी कि पूरा हेल्प करेगा 60 से 70%, क्योंकि उसमें पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है, वीवीआई सब्जेक्टिव भी है। अब आपको बता दें किस किस विषय का रहेगा। मैथ का रहेगा, मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। हिंदी का भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। संस्कृत का भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। और सोशल साइंस का भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। साथ में व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, निबंध भी रहेगा। ये सब आपको मात्र 150 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस ऑफर को ठुकराइए मत, आप लोग ले लीजिए। एक मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, उस पर आप लोग पेमेंट करके ले लेना। देखिए एक मोबाइल नंबर है 969377
9407। आप इस नंबर पर देखिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको गूगल पे या पे फोन करना है, ठीक है। गूगल पे या पे फोन या फिर पेटीएम करके और आपको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना है, ठीक है। आप इस नंबर पर फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन करिएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। आप फ़ोन करिएगा तो लाखों छात्र हैं और लाखों छात्रों को मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊंगा। देखिए फ़ोन करिएगा तो बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फ़ोन करिएगा तो मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेजिएगा, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। अगर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेजने के बाद मैं आपको पीडीएफ नहीं देता हूं तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे फालतू में फ़ोन मत करिएगा क्योंकि आपको पता है ना मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस प्रकार का शोषण हुआ था, तो आंसर होगा आपका डी में उपयुक्त सभी। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर कृषक वर्ग, तो सभी लगभग सभी का हुआ था, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो लगभग सभी का हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। तो रेशम मार्ग, बहुत लोग सूती मार्ग पर टिक लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम कॉटन का मतलब पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि इसका आंसर सूती मार्ग होगा, नहीं, रेशम मार्ग होगा। 7 का आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम आपको कई बार मौखिक में भी और कई बार ऐसे भी बता चुके हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बच्चे लोग 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल नामक पुस्तक की रचना की थी। और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था और साथ में इनका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था, गुटेनबर्ग का, ठीक है। और मैं आपको कई बार बता भी दिया हूँ कि गुटेनबर्ग का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। अगर पूछेगा कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ था, क्योंकि अक्सर पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोगों को याद करना फ़र्ज है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मैं आपको तो जीजन लगा कर पढ़ाऊँगा ना। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम लोग 9 का करेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। राष्ट्रपति के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। आप लोगों को पता है ना, राष्ट्रपिता हम लोग महात्मा गांधी जी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका आंसर एक ही होगा, मध्य वर्ग, ठीक है। आंसर क्या होगा, मध्य वर्ग। आंसर होगा डी नंबर 10 का। 10 का आंसर क्या होगा, हाँ डी नंबर, वेरी गुड। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना और अच्छे से सोचना, उसके बाद से आंसर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर होगा बी नंबर। क्यों होगा, आप क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़िएगा बी नंबर वाला तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है बी नंबर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ये क्या करता है, हम लैंगिक जब विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है वो इसी से होता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो आंसर आपका बी नंबर का 11 नंबर का बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए लिखित संविधान ये विशेषता है, शक्तियों का विभाजन भी है, इकहरी शासन व्यवस्था भी है। ये कई बार एग्जाम में ये वाला केवल पूछा कि कौन मतलब कि संघ राज्य की विशेषता है, इकहरी शासन व्यवस्था टिक लगा देते हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कौन नहीं है। यही कन्फ्यूजन आप लोगों के एग्जाम में होता है। तो पक्का 80% ऐसे बच्चे होंगे ना जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा कर चले जाएंगे, लेकिन गलती हो जाएगा। क्वेश्चन पहले देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पर गौर करिए, नहीं है पूछ रहा है ना, तो आप लोग सर्वोच्च न्यायालय पर टिक लगाइएगा, यही नहीं है। बाकी शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, ये सब है संघ राज्य की विशेषता, बट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, राइट डी नंबर वाला होगा, सी नंबर वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया।
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण का आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो याद रख लिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया नहीं है, अंत में केवल देखना नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो देखिए, तो ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद से इसका आंसर देख दीजिएगा, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये देखिए BCD ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन ऑप्शन में जो ए है ना वो नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये मतलब कि इसके अपरूप नहीं है, इसके खिलाफ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे चुके हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको तो मैं एग्ज़ाम तक हेल्प करूंगा, एग्ज़ाम तक आप सभी का साथ नहीं छोड़ूंगा, इतना विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, ठीक है। प्रस्तावना, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो वो तो मतलब कि हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि भारत में चुनाव होता है, टाइम से चुनाव तो हो ही जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब कि जो भी बाधाएं आती है वो हमारे जो आजकल के बुरे नेता हैं उन्हीं के चलते आती है। तो मतलब कि यह लोकतांत्रिक राज्य वो किस में घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में घोषित की गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? पहले तो महिलाओं की भागीदारी चुनाव में 10% थी, लेकिन किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 10% से भी ज़्यादा हो गई? तो 16 का आंसर क्या टिक लगाइएगा? हाँ, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व महिलाओं की भागीदारी तो कम था। अगर देखिए ये क्वेश्चन समझ आया हुआ क्वेश्चन है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व महिलाओं की भागीदारी थी, तो आप लोग कई लोग 10%, कोई लोग 33%, कोई लोग मतलब कि थोड़ा कम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व हुई थी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? 15वीं लोकसभा चुनाव, पूर्व मत लिखिएगा, केवल 15वीं लोकसभा चुनाव पर टिक लगाइएगा, ठीक है, केवल 15वीं लोकसभा चुनाव। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन आपका सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल बताइए तो जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, DNK। कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय दल के बारे में आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्ट आप अगर मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि यही होगा, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं इस ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए तो ये गजब का क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ना 18 नंबर कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि क्या गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये आपके 5 नंबर में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? तो आप लोगों को 5 नंबर के लिए लिखना होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप कहानी की तरह इसे लिख सकते हैं। इतिहास भूगोल में आप कहानी की तरह लिखना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि रट कर लिखना है। मैंने आपको बोला ना कि कभी भी रट कर मत लिखना, नहीं तो टॉपर नहीं बन पाओगे, ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, लोकतंत्र का प्राण हम लोग राजनीतिक दल को कहते हैं, राजनीतिक दल को ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और 19 नंबर प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या होगा जी? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सूचियों में हुआ है। कितने? 3, ठीक है, 3 यानी कि 3 सूचियों में हुआ है, आंसर होगा ए नंबर। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, जो भी बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका,
निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति थे जो लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। जेट गुडी का नाम सुने हैं? कितने लोग जेट गुडी का नाम सुने हैं? तो जेट गुडी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जेट गुडी एक ऐसा व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध थे ही नहीं। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? यानी कि सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो किस युग में हुआ था, कब हुआ था? 21 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, या फिर आधुनिक समय में। नहीं, इसका आंसर होगा मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा? मध्य युग, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अरे गजब का क्वेश्चन पूछा है यार। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट जाइएगा। बहुत लोग पटना गया टिक लगा देंगे, लेकिन जमशेदपुर होगा। ठीक है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो जमशेदपुर आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, झारखंड मत समझ लीजिएगा। ठीक है, नगर है बिहार में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जो पटना हवाई अड्डा है जहाँ पर प्लेनें उतरती है, एयरपोर्ट है, उसका क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? आप सभी को ये क्वेश्चन तो पहले से पता होना चाहिए ना, ये नहीं कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सिलेबस में नहीं पता भी है तो हम आपको बताएंगे, ऐसा निराश थोड़ी ना करेंगे। तो यहाँ पर आपका 23 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। रस से रज्जु तो रस से राजगीर भी होगा। आंसर आप लोग याद रखिएगा, रस से रज्जु, रस से राजगीर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में जो खनिज तेल है वो मिलने की संभावना कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में, उत्तरी बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिणी बिहार की पहाड़ी में। तो यहाँ पर 25 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चा लोग इन? हाँ, वेरी गुड। और कोई है जो बताएगा? उत्तर बिहार मैदान में। ठीक है, आंसर होना चाहिए बी नंबर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है। बच्चे लोग बिहार में ही स्थित है कांवर झील, लेकिन बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? दरभंगा जिला, भागलपुर जिला, बेगूसराय जिला, फिर मुजफ्फर जिला। और इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सभी जिलों से बिलोंग करते होंगे, तो उनको तो बताना आसान हुआ। अगर आप जिस जिले में रहते हैं और जिस जिले में यह कांवर झील स्थित होगा फिर भी नहीं बताते हैं तो धिक्कार है, पढ़ना पूरा धिक्कार है। ठीक है, तो बेगूसराय जिला से बहुत ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बेगूसराय जिला। सभी बच्चे याद रखना, बेगूसराय जिला आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, पटना, फिर बिहार शरीफ। तो 27 का आंसर याद करना बहुत ही आसान है, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना नगर में स्थित है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपन का, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, या फिर स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, या फिर सीमांत सड़कें। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग नज़रअंदाज करिएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है याद करने में। नहीं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। इसको याद मत करो, कॉपी पर लिख लो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपने कॉपी पर लिख लो। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। आंसर आएगा सीमांत सड़कें से। आप लोग टिक लगा लीजिए और ऐसे आप फटाक से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। कॉपी पर जब लिख लीजिएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसे देख लोगे और एक बार रिपीट कर लोगे और एक बार लिख लोगे तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना वो विकसित राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, विकसित देश कहलाता है, राज्य नहीं बल्कि विकसित देश कहलाता है। तो याद रखना, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश आपका विकसित कहलाता है। ठीक है, आंसर होगा आपका बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? भारत में, पूरे भारत में कह रहा है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा। तो गोवा का नाम सुना होगा, बहुत लोग गोवा का नाम सुने होंगे। गोवा आइएगा, जब पैसा वाले हो जाइएगा ना, पैसा कमाने लगिएगा तो गोवा आइएगा घूमने। ठीक है, हम भी गोवा ही की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? गोवा होगा। गोवा राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है ना सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कम है तो हमारे बिहार का है। ठीक है, हमारे बिहार का है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नहीं है कह रहा है। बहुत ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कौन मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का जब कार्य है रहता तो उसका आंसर अलग ही हो जाता, जैसे मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय। और ऑप्शन नंबर डी में रहता है इनमें से सभी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इनमें सभी नहीं दिया, उत्पादन दिया। तो आप लोग याद रखना, उत्पादन जो मुद्रा का कार्य नहीं है। ये ऑप्शन में जो डी में है ना, ये आपका मुद्रा का क्या है? मुद्रा का आपका क्या है? नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल आप लोगों ने लास्ट में सही सुना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। इसको हम लोग इंग्लिश में आरबीआई के नाम से जानते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक। ठीक है, आंसर याद रखना, ये आपका केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहाँ आ रहा है? मुख्य स्रोत का मतलब समझते हैं ना? हाँ, समझते रहिएगा। तो इसका आंसर बता दीजिए, तो कमेंट करके क्या होगा, मेरे बताने से पहले आप लोग बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सबको पता होना चाहिए। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? ये जो थम्स अप ब्रांड है इसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? आपको पता है ना? किस नहीं हाँ, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? पार्ले समूह का एक थम्स अप ब्रांड है जिसको एक कंपनी ने खरीदा था, और उस कंपनी का नाम क्या था? तो बच्चा लोग याद रखना, 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। ठीक है, और कोका कोला को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था एक समय में, आपको पता ही होगा, जब रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मतलब कि बातें बोल रहे थे सभी मतलब कि जनता को, तो उस समय कोका कोला को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, क्योंकि उसके सामने कोका कोला का बॉटल था और एक पानी का बॉटल था। तो उन्होंने केवल कोका कोला के बॉटल को मतलब कि अपने पास से हटा कर नीचे रख दिए और पानी के बोतल को ऊपर रख दिए। इसी कारण 30,000 करोड़ का उनको घाटा हुआ था कोका कोला कंपनी को, समझ लीजिए। केवल मतलब अब देखिए, रोनाल्डो तो एक फेमस फुटबॉलर है ना, तो इसी चलते मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा बाढ़ से किससे हानि होती है? तो देखिए जहाँ तक आप ऑप्शन पढ़िएगा ना तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। देखिए फसलों को, तो फसल बाढ़ आती है तो फसल तो बर्बाद होती है, ये तो आंसर होगा ही। पशु यानी कि पशुओं को भी नुकसान होती है, और भवन, तो भवनों को भी तो नुकसान हो जाती है जब बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है तो घर में पानी घुस जाता है, पशु पक्षी को दिक्कत होता है, पानी में मतलब तैरने लगते हैं, फसल सब बर्बादी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या देंगे? उपयुक्त सभी। आंसर तो हम डी नंबर पर टिक लगा देंगे, उपयुक्त सभी। अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आंसर डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे उपयुक्त सभी, आंसर डी नंबर पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। आंसर क्या होगा? केबल का टूट जाना। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। यही संचार व्यवस्था का बाधित होने का मुख्य कारण है, केबल का टूट जाना। ठीक है, चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। देखिए जब कोई व्यक्ति आपके सामने आग से जल रहा है या फिर घर में आग लगी हुई है तो आग से जल रहा है, तो आप उस समय सबसे पहला काम क्या करेंगे। सबसे पहला काम आपको बोलना है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो पहले आप ऑप्शन देखिए और उसके बाद से बताइए, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन नंबर ए में है ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ही बताइए जलने की स्थिति में यानी कि कोई व्यक्ति जल रहा है तो उसके ऊपर आप गर्म पानी डालिएगा, ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। यानी कि आप खुद उसको जलाना चाहते हैं, ये तो गलत है। और दूसरी बात तो डी नंबर तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया तो बी और डी को हटा दीजिए। अब देखिए अब ए और सी में देखिए अस्पताल पहुंचाना भी सही बात है और ठंडा पानी डालना भी सही है, लेकिन पहला उपचार कह रहा है कि प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। तो पहला काम आप लोग करेंगे ठंडा पानी डालेंगे तो आग बुझेगी, उसके बाद से आप आग बुझ जाएगी तो उसका देह जलने से बच जाएगा, उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाइएगा, वो सही है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा ए नंबर का। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र कह रहे हैं। जब भूकंप केंद्र कहेगा तो उसको हम भूकंप केंद्र ही कहेंगे, ये नहीं कि उसको अधिक केंद्र कहेंगे। बहुत लोग अधिक केंद्र पर टिक लगा देंगे, नहीं गलती हो जाएगा। अधिक केंद्र एक मिनट भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, कभी कभी किताब में भूकंप केंद्र का नाम दे दिया है, कभी कभी किताब में अधिक केंद्र के नाम से दे दिया है, ठीक है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, सर इसको शायद अधिक केंद्र ही कहते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं, देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका 39 नंबर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र होता है जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आपका कौन सा है, हाँ उत्तरी बिहार है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से मतलब कि प्रभावित होता है। तो आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित यानी कि देखिए जो मानव के द्वारा किया गया हो। आतंकवाद मानव के द्वारा किया जाता है, सांप्रदायिक दंगे भी, महामारी भी, ये सभी आपके मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। अगर आंसर नहीं देंगे तो भारतीय होने पर आपको गर्व नहीं महसूस होगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए दोस्तों बहुत लोग बता देंगे 31 दिसंबर सबसे लास्ट दिन होता है, 31 दिसंबर 1 जनवरी। नहीं बच्चों, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम लोग भारत में वित्तीय वर्ष हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आंसर याद है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसमें 4 भाग है, 4 भाग में 3 भाग जो है ना वो पानी से भरा पड़ा हुआ है और 1 भाग में हम लोग हैं पृथ्वीवासी, यानी कि हम लोग हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब 4 भाग हैं और 4 भाग में 3 भाग पानी है और 1 भाग में हम लोग हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, तो नीला ही ना दिखाई देगा, क्योंकि पानी नीला टाइप का दिखाई देता है तो उसे हम लोग नीला ग्रह बोलेंगे, इसलिए तो हम लोग उसे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना। तो देखिए ये 2005 ईस्वी में बना था, 2005 इसमें 205 यानी कि 2005 ईस्वी में बना था। 43 का आंसर याद रखना बी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। इनके वर्तमान समय में जो नेपाल की शासन प्रणाली वो क्या है, लोकतंत्र है। आपको पता ना है कि लगभग आधा से ज़्यादा मतलब कि देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण हो गया है, ठीक है। बहुत जल्द पूरे देशों में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चुनाव जो चिन्ह होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार दिया गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान शासक थे? तो टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, आपको पता है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये पूरा एक्यूरेट डेट फिक्स है। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर। 47 48 दोनों का आंसर हमको ए नंबर मिला। एक बात आप हमेशा याद रखिए, अब जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो 1 से लेकर 80 तक देखेंगे साइंस और सोशल साइंस में, बाकी सारे सब्जेक्ट में 1 से लेकर 100 तक देखेंगे, क्योंकि आपका जो पैटर्न चेंज हो उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक बात याद रखिए, आज से वादा करिए और ठान लीजिए, कसम खा लीजिए, क्योंकि बोर्ड ने आपको एक बार फिर से सुनहरा मौका दिया। आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, विश्वास रखिए। बोर्ड एग्जाम में 400 तो अब हर बच्चा ला सकता है, 400 प्लस हर बच्चा ला सकता है। जो पढ़ने में तेज होगा वो टॉपर भी आएगा और 400 प्लस नंबर भी लाएगा, ये मेरी पूरा गारंटी है, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बहुत ही जल्द अगला वीडियो आपको आने वाला है। और अगला वीडियो पता है किसका है? आप लोग सुनोगे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कि संस्कृत में, हिंदी व्याकरण में, और नॉन हिंदी वाले छात्रों को भी ये, जैसे समास पता है ना, समास कैसे पहचानेंगे? समास पहचाने में बहुत ज़्यादा कठिन होती है। जैसे पूछ दिया दशानन कौन समास है, और जैसे आपका ये सब पूछ देता है ना, जैसे कि त्रिलोकी हो गया, दशानन हो गया, पंचवटी हो गया, ये सब कौन सा समास है, तो आप लोग मतलब बता नहीं पाते हो। लेकिन उसका हम आपको जादूगर ट्रिक बताने वाला है। बहुत ही जल्द अगला वाला वीडियो वही आने वाला है, तो उस वीडियो को देखकर पूरा समास अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगा कि यह वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, इस वीडियो से हमको कुछ सीख मिली, आगे मोटिवेट मिला कि आगे अच्छा नंबर लाएंगे, वो लोग कमेंट करके अपना नाम इस वीडियो में बताएंगे। अपना नाम कमेंट करके हमको बता देना सभी बच्चे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।